गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। झारखंड स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं गुप्त काल। गुप्त काल में झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हमें जानना है। तो देर न के स्टार्ट करते हैं कि जिस समय गुप्त वंश का उदय तीसरी सदी में हो रहा था, थर्ड सदी में जिस समय हो रहा था, उस समय भारत में पूर्व में ही गुप्त वंश का उदय हुआ था। उसके समय मध्य भारत में नाग शक्ति का उदय हुआ और नाग शक्ति के बाद आपका जो दक्षिण भारत हुआ उसमें वाकाटक वंश का उदय हुआ और पूर्व में आपका गुप्त वंश का उदय होता है। मतलब मध्य भाग में, भारत का मध्य भाग में किसका उदय होता है? नाग शक्ति का। और नाग शक्ति के बाद आपका दक्षिण भारत में उसी समय में कौन सा पीरियड में, मतलब थर्ड ईस्वी में, ठीक है। इसी के समय में दक्षिण भाग में जो होता है वो वाकाटक वंश का उदय होता है और इसी समय जो आपका पूर्वी भारत है, इसी में आपका गुप्त वंश का उदय होता है। अब क्या होता है कि जब गुप्त वंश का उदय हो जाता है तब जो गुप्त वंश का जो पहला संस्थापक रहता है उसका नाम रहता है श्रीगुप्त। और जो श्रीगुप्त रहता है वो कुषाणों के सामंत रहता है। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं किसके बारे में? गुप्त वंश के बारे में। पूर्वी भागों का में जो गुप्त वंश का उदय होता है उसी के बारे में, ठीक है। तो फिर इतना होने के बाद क्या होता है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक रहता है जिसका नाम रहता है क्या? श्रीगुप्त, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रहता है इसका संस्थापक जिसका नाम रहता है क्या? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त क्या रहता है? जो कुषाणों का सामंत रहता है। अब होता क्या है कि जब कुषाण मतलब मौर्योत्तर काल में जो कुषाण रहता है जब उसका पतन होता है तो उसी का सामंत रहता है श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त उस समय क्या करता है, जब पतन के कगार पर आता है कुषाण वंश, तब उसका पतन जब होता है तो वहीं से जो वंश का उदय होता है उसी को गुप्त वंश बोला जाता है। और गुप्त वंश का संस्थापक रहता है श्रीगुप्त। और उसके बाद उसका जो बेटा आता है उसका नाम रहता है घटोत्कच। क्या नाम रहता है? घटोत्कच। घटोत्कच जो रहता है वो महाभारत का घटोत्कच नहीं होता है। महाभारत के घटोत्कच के बारे में पता है? चलो उसके बारे में बताते हैं। महाभारत में जो घटोत्कच रहता है वो क्या रहता है कि भीम की पहली पत्नी रहती द्रौपदी और दूसरी पत्नी रहती हिडिंबा। और हिडिंबा से जो इसका राजसी पुत्र प्राप्त रहता है उसी का नाम रहता है घटोत्कच। और घटोत्कच का जो महाभारत में महत्वपूर्ण अदा रहता है, उसका रोल रहता है। रोल क्या रहता है? जब शुरुआत में महाभारत प्रारंभ होता है उस समय कौरवों विजय होने के कगार पर हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब घटोत्कच का प्रवेश महाभारत के युद्ध में होता है तब घटोत्कच कौरवों की सेना को परास्त कर देता है। अब कौरवों को लगने लगता है कि हम महाभारत हारने वाले हैं। तब कौरवों के द्वारा जब कर्ण से आग्रह किया जाता है, कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए जो उसे शस्त्र इंद्र भगवान द्वारा जो प्राप्त होता है उसका प्रयोग करके घटोत्कच को जब मारने के लिए बोला जाता है तो उस शस्त्र का प्रयोग कर्ण करता है, उसे मारता है और यहाँ पे घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ घटोत्कच के बारे में जो महाभारत से संबंधित था। यहाँ हम गुप्त वंश में जो घटोत्कच था इसका संबंध वहाँ से नहीं था। अब घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम रहता है चंद्रगुप्त प्रथम। हम पिछला अध्याय में बताए थे कि चंद्रगुप्त का मतलब हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक रहता है। लेकिन यहाँ चंद्रगुप्त अगर प्रथम लिखेंगे तभी ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा। अब क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम रहता है उसका प्रभाव झारखंड पे नहीं रहता, ठीक है।
अब क्वेश्चन देगा कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, जो स्वतंत्र रूप से शासन किया था, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा जिसका उत्तराधिकार रहता है, जो चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकार रहता है, उसका नाम रहता है समुद्रगुप्त। क्या नाम रहता है? समुद्रगुप्त। लिखते हैं चंद्रगुप्त का बेटा, चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा रहता है उसका नाम रहता है, उसका जो उत्तराधिकार रहता है उसका नाम रहता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो पीरियड रहता है वो 355 ईस्वी से 380 ईस्वी तक चलता है। और इस बीच में समुद्रगुप्त अनेक सारे राज्यों को विजित करता है। ठीक है, ये लगभग 12 राज्यों को दक्षिण भारत में जीतता है। ठीक है, और 9 आर्यावर्त में 9 राज्यों को जीतता है। और इसी विजय के बारे में जो चर्चा इसका जो क्या दरबारी कवि हरिसेन है वो प्रयाग प्रशस्त्री में किया है। और इन विजयों के चलते ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। पूछता है कि भारत का नेपोलियन कौन था, तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। बोलने के पीछे कारण था कि वो दक्षिण भागों में लगभग 12 राज्यों को और उत्तर मतलब आर्यावर्तों में कम से कम 9 राज्यों पर विजय प्राप्त करता है। इसी के चलते समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। वो भी अपना फ्रांस की क्रांति में वो महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब उसके बाद क्या होता है कि जब प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख में इसके सामरिक विजयों की वर्णन की गई है और उस सामरिक विजय में एक क्षेत्र जिसके बारे में चर्चा की गई है उसका नाम रहता है आटविक। ठीक है, आटविक से दिमाग में बहुत कुछ चलता होगा, क्योंकि हमने मौर्यकाल जिस समय प्रारंभ किया था उसमें आटविक के बारे में चर्चा किया था। उसको वहां पे आप जान सकते हैं कि क्या था। अब इस आटविक का जो चर्चा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख में है, जिसमें वो उसके जो क्या था कि सामरिक विजय की चर्चा हुई थी, उसमें आटविक का भी चर्चा की गई है। और जो आटविक का जो संबंध था ये आपका बाघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तल के एरिया को कहा जाता था। कहाँ से? बाघेलखंड। बाघेलखंड से कहाँ तक? उड़ीसा। और इसी के बीच में पड़ता था झारखंड। और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, झारखंड जीके का मौर्य काल का क्या प्रभाव था उसके बारे में हम जान रहे हैं। इसलिए यहाँ इसका समुद्रगुप्त की चर्चा झारखंड के इतिहास में होता है। अब क्या करता है कि आटविक विजय में क्या करता है कि आटविक का जो शासक रहता है उसे समुद्रगुप्त पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद जो समुद्रगुप्त रहता है वो क्या करता है कि जो आटविक का शासक रहता है उसके साथ परिचारकीकृत की नीति को अपनाता है। किस नीति को? परिचारकीकृत नीति अपनाने का मतलब होता है कि एक प्रकार से उसका दास मतलब सेवक का काम करने लगता है जब वो आटविक पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हो गया परिचारकीकृत की नीति। अब समुद्रगुप्त को क्या बोला गया? भारत का नेपोलियन बोला गया। अब इसका क्या संबंध था झारखंड से वो भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकार रहता है जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में चर्चा करते हैं जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकार रहता है। चलिए फिर आगे चर्चा करते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद जो गुप्त वंश का जो उत्तराधिकार जिसे नियुक्त किया जाता है उसका नाम रहता है क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम रहता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड, जिसका पीरियड 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक चलता है।
अब होता क्या है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय का जब पीरियड आता है, किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का जब पीरियड आता है, तो इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का जो राज रहता है वो आपका उज्जैन से, उज्जैन कहाँ है, उज्जैन मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी से क्या होता है, क्षिप्रा नदी उज्जैन पे ही बसा हुआ, उज्जैन से इसका प्रभाव बंगाल तक रहता है, और इसी के बीच में आपका झारखंड पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है, झारखंड पड़ता है, और झारखंड को पहले छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इस छोटा नागपुर को जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय क्या थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक क्या होता है कि एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम रहता है फाहियान। ठीक है, फाहियान अपने यात्रा वृत्तांत में जिसका नाम रहता है फोको क्वी, चीनी यात्री का जो यात्रा वृत्तांत रहता है, यात्रा वृत्तांत जिसका नाम रहता है फोको क्वी, फोको क्यू, जो भी है देख लीजिए, फोको क्वी रहता है। ठीक है, और इसी में छोटा नागपुर किसको, छोटा नागपुर को इन्होंने क्या बोला, छोटा नागपुर को किलो नासु फुलान सॉरी किकट लाड़ की संज्ञा दिया, क्या दिया, किकट लाड़। यहाँ तक समझ में आ गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिसका पीरियड 380 से 412 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, वो जो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव रहता है उज्जैन से बंगाल तक रहता है, और इसी के बीच में आपका झारखंड पड़ता है। और जब चीनी यात्री कौन था, फाहियान, क्या नाम रहता है, फाहियान, यहाँ पे लिख देते हैं फाहियान। ठीक है, फाहियान अपने यात्रा वृत्तांत फोको क्यू में छोटा नागपुर को कुकट लाड़ कहा। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहता है इसे विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है। विक्रमादित्य की उपाधि देने के पीछे कारण क्या रहता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जब पीरियड रहता है उस समय गुप्त वंश अपने चरम विकास पर रहता है, और चरम विकास पे रहने के चलते इसका जो पीरियड रहता है, इसी पीरियड को क्या बोला जाता है, स्वर्ण युग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वर्ण युग। गुप्त वंश पूछेगा कि भारत में किस डायनेस्टी के कार्यकाल को स्वर्ण युग बोला जाता है, तो गुप्त वंश को बोला जाता है। और गुप्त वंश में किसके कार्यकाल को बोला जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल को स्वर्ण युग बोला जाता है, क्योंकि इस समय सभी क्षेत्र का जो विकास था वो अपने चरम पर पहुंच चुका था। चाहे कला का क्षेत्र है, चाहे संस्कृति का क्षेत्र है, चाहे राजनीति का क्षेत्र है, सब तरह का क्षेत्र का जो विकास था वो आपका एक चरम सीमा पर पहुंच चुका था। और इसी के समय में जो चीनी यात्री भारत पर आया था उसी का नाम रहता है फाहियान, जो अपने यात्रा वृत्तांत फोको क्यू में ये झारखंड का जो झारखंड उस समय छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे कुकुट लाड़ कहा था। ठीक है, अब ये आपका था चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रभाव झारखंड पर था उसके बारे में बताएं, क्योंकि इसका जो प्रभाव उज्जैन से क्षिप्रा नदी, उज्जैन पर जो क्षिप्रा नदी है यहाँ से बंगाल तक था और इसी के बीच में आपका झारखंड पड़ता था, इसलिए हमें इसका अध्ययन करने की जरूरत पड़ी। अब क्या होता है कि कुछ हमें उस समय का अवशेष हमें प्राप्त हुआ है गुप्त वंश में, गुप्त का जो पीरियड आता है उस समय जो हमें अवशेष प्राप्त हुआ है उसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, हम आगे बताते हैं। अब यहाँ पे तीन चीज हमें जो मिला है, एक है आपका महुदी पहाड़, महुदी पहाड़। महुदी पहाड़ कहाँ है, तो हजारीबाग में। कहाँ पे, हजारीबाग। और यहाँ पे क्या हुआ कि पत्थर को काटकर मतलब शिलाओं को काटकर 4 मंदिरों का निर्माण किया गया। पूछेगा कि महुदी पहाड़ किस लिए जाना जाता है, तो गुप्त काल में जो अवशेष हमें प्राप्त हुआ है
गुप्त काल में क्या हुआ था कि पत्थरों को काटकर 4 मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, एक हुआ महोदय पाठ जिसमें पत्थरों को काटकर 4 मंदिरों का निर्माण किया गया। दूसरा आपका होता है सतगावा। ये भी कहाँ पड़ता है? हजारीबाग में पड़ता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सतगावा के आसपास में अनेक मंदिरें मिली है, जो कब बना था? गुप्त काल में। आसपास अनेक मंदिर। ठीक है, 2 हो गया आपका। एक महोदय पाठ जो हजारीबाग में, वहां पे पत्थरों को काटकर 4 मंदिरों का निर्माण किया गया। दूसरा सतगावा जो हजारीबाग में पड़ता है, उसके आसपास अनेक मंदिरें मिली हैं। और तीसरा आपका हो गया, पहले इसको लिख लीजिए, महोदय पाठ हो गया। तीसरा हो गया आपका पिठोरिया। क्या नाम है? पिठोरिया। पिठोरिया कहाँ है? तो रांची के उत्तर भागों में पड़ता है। यहाँ पे रांची के उत्तर में। यहाँ पे क्या हुआ है? पिठोरिया में एक आश्चर्यजनक जैसा लगेगा। हुआ क्या है कि पहाड़ों पर स्थित एक कुआं है, जो पहाड़ है उसी में कुआं का निर्माण किया गया। क्या हुआ था? पहाड़ों पर स्थित। ये सारे अवशेष जो हमें मिले हैं वो गुप्त काल का जो प्रभाव जिस समय झारखंड पर था उस समय के थे, इसलिए हमने इसके बारे में चर्चा किया। तो जितने सारा चीज हमने बताया गुप्त काल में, जो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच के बाद आए समुद्रगुप्त का प्रभाव झारखंड पर क्या था? वो आर्थिक प्रदेश पर आक्रमण किया, वहाँ के शासक पर अपना नियंत्रण लिया। फिर उसका जो सामरिक विजय जितने सारे थे उसकी चर्चा, उसका जो क्या होता है, दरबारी कवि जिसका नाम रहता है हरिसेन, वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, इसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो किया है, उसमें क्या हुआ कि उसका आप मतलब जो सामरिक विजय था उसकी चर्चा किया। और वहां पे कौन, जो उसका हरिसेन दरबारी कवि था हरिसेन, उन्होंने छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा है। क्या बोला? मुरुंड देश की संज्ञा दिया। तब यहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन कि जो हरिसेन था वो प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड अर्थात छोटा नागपुर को क्या बोला? तो मुरुंड देश कहा है। और जो मुरुंड देश का जो हमें शब्द प्राप्त हुआ है जो झारखंड को संबोधित करता है, इसी गुप्त वंश में जो किसका, समुद्रगुप्त जो था उसी का पीरियड में हमें झारखंड और मुरुंड देश की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, ये हुआ आपका गुप्त काल का जो प्रभाव था झारखंड पे, उसके बारे में हमने चर्चा किया। फिर समुद्रगुप्त के बाद आता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे उसका पीरियड को स्वर्णयुग बोला गया था, उसका जो प्रभाव था उसके बारे में हमने बताया। फिर इसका जो अवशेष हमें झारखंड में प्राप्त हुआ उन सारे बारों में हमने चर्चा किया। क्या क्या किया उसके बारे में तो हम बताते हैं। एक था कौन था? महोदय पाठ जो हजारीबाग में, वहाँ पत्थरों को काटकर 4 मंदिरों का निर्माण किया। सतगावा के आसपास, सतगावा कहाँ पड़ता था? हजारीबाग में, जो मंदिर वहाँ भी आसपास में मंदिरें मिली। तीसरा था पिठोरिया जो रांची के उत्तर भागों में स्थित है, वहाँ पे पहाड़ों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया। अब समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त के बाद जितने सारे शासक हुए उसका प्रभाव झारखंड पर नहीं पड़ा था, लेकिन जो कुमारगुप्त थे, ठीक है, गुप्त वंश का जो कुमारगुप्त थे, वही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त किया और उसको ध्वस्त करने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, ये आपका जितने सारे जानकारी हमने गुप्त काल का जो जिसका प्रभाव झारखंड पर पड़ा था उसी के बारे में हमने चर्चा किया। फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।